सुनहरा बांस और मुर्गी का घर। रघुवीर के घर में बहुत सारी मुर्गियां थीं। वो मुर्गियों को पालता पोसता और उनके अंडों को बाजार में बेचता। उसके घर के पास ही एक बड़ा सा बांस का खेत भी था। मुर्गियां दिन रात वहीं घूमा करती थी। उनमें से एक मुर्गी हमेशा से वहां से भाग जाना चाहती थी। उसने कई बार कोशिश की, मगर वो हर बार भागने में असफल रही। कितने दिन हो गए यहाँ रहते रहते। ये रघुवीर आज नहीं तो कल मेरे अंडों के साथ साथ मुझे भी मारकर बेच देगा। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, दुनिया घूमनी है। मैं क्या करूँ? मुर्गी दिन रात नए नए उपाय ढूंढती रहती है। एक दिन बांस के खेत में काम करने वाली सीता ने मुर्गी को रोते हुए सुना और उससे कहा, अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? मुर्गी सीता से कहती है, तुम्हें मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं। मैं मुर्गियों की भाषा समझती हूँ। तो क्या तुम भी सभी मुर्गियों के अंडे बाजार में बेचती हो? सीता मुर्गी से कहती है, मैं तो अपनी मुर्गियों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम भी बहुत प्यारी हो, चलोगी मेरे साथ? मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे साथ गई तो तुम भी मुझे बंदी बना कर रखोगी। मुझे आज़ादी की सांस लेनी है, बाहर घूमना है, मगर रघुवीर के घर रहते रहते ये तो संभव हो नहीं सकता, इसीलिए रो रही हूँ। सीता उससे कहती है, अरे अरे, तुम भाग निकलो। ये देख रही हो, एक पूरे बांस को मैंने सुनहरे रंग का रंग दिया है। शाम ढलते ही तुम इसके पास आकर बैठ जाना। मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी और वहाँ से तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। सच? हाँ हाँ। सीता मुर्गी से वादा करती है कि वो उसे बांस के पास से शाम को उठाकर ले जाएगी। मुर्गी के पास सीता पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। शाम ढलते ही वो चोरी चोरी सुनहरे बांस के पास आकर बैठ जाती है। अभी तक सीता आई नहीं, कब से इंतजार कर रही हूँ। बहुत देर इंतजार करने के बाद थोड़ी देर बाद उसे सीता के आने की आवाज सुनाई देती है। सीता उसे अपनी गोद में लेकर अपने घर पहुँच जाती है और उसे बाकी मुर्गियों से मिलवाती है और कहती है, अब बताओ मेरी मुर्गियाँ कैसी लगी? सब बहुत खुश है ना? अब तुम चाहो तो बाहर घूम सकती हो और चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। ये तुम्हारी इच्छा है। वादे के मुताबिक सीता उसे अपने घर तो ले आती है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार मुर्गी बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। इसीलिए वो उसे अलविदा कहकर बाजार की तरफ निकल पड़ती है और बदकिस्मती से एक बड़े से टेंपो के नीचे आकर मर जाती है। इसीलिए कहते हैं, कभी कभी आजादी बहुत बुरी भी होती है। राजा शेर बब्बर शेर था और उसकी पत्नी उनकी ही तरह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। दोनों राजा और रानी अपने जंगल का खूब ख्याल रखते थे, बहुत अच्छे से सभी की देखभाल करते थे। उनकी एक बेटी थी, छोटी शेरनी, जो बहुत ही प्यारी थी। मगर बब्बर शेर का छोटा भाई रुस्तम उनसे बहुत नफरत करता था। एक दिन चालाकी से वो उन पति पत्नी को घायल कर देता है और मार डालता है। चाचा रुस्तम जब उन पर हमला कर रहे थे तो ये बात राजा शेर की बेटी देख लेती है। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर भाग जाती है। उसे भागता हुआ देखकर एक छोटा नन्हा खरगोश उसका पीछा करता है। अरे अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? चाचा रुस्तम ने मेरे माता पिता की हत्या कर दी है। अब मुझे इस जंगल में नहीं रहना चाहिए। तुम भी मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ, चलो। खरगोश और छोटी शेरनी जंगल से बाहर चले जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाएं। फिर वो एक जादुई पेड़ से मुलाकात करते हैं। जादुई पेड़ उन्हें पहचान लेता है और कहता है, क्या तुम वो बब्बर शेर की बेटी हो जिसका छोटा भाई रुस्तम था और उसने अपने भाई और भाभी की हत्या कर दी? क्या तुम उन्हीं की बेटी हो? हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मैं हूँ छोटी शेरनी। अरे बेटा,
तुम यहाँ वहाँ क्यों भटक रही हो? छोटी शेरनी सारी बात जादुई पेड़ को बताती है। खरगोश भी मिलकर सारी बात बताता है। तब जादुई पेड़ शेरनी से कहता है, तुम्हारे पिता के मुझ पर बहुत एहसान है। लो, मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ देता हूँ। जाकर अपने पिता की मौत का बदला लो बेटी। सच? क्या आप मुझे अपनी शक्तियाँ देंगे? हाँ, तुम्हें भी और इस नन्हे खरगोश को भी, जिसने तुम्हारा इतना साथ दिया है। जादुई पेड़ दोनों को शक्तियाँ दे देता है। दोनों वापस लौटकर जंगल में आते हैं और रुस्तम का काम तमाम कर देते हैं। रुस्तम को उसकी करनी का फल मिल जाता है और एक बार फिर से पूरे जंगल पर छोटी शेरनी का हक बन जाता है। अब उसकी टांगे पहले से भी ज्यादा लंबी थीं, क्योंकि उसे जादुई पेड़ ने वरदान दिया था कि वो जब चाहे अपनी टांगों को छोटा या लंबा कर सकती है। एक बैल और गाय का जोड़ा जंगल में रहा करता था। गाय माँ बनने वाली थी। बैल उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। दोनों जैसे तैसे गरीबी में दिन काट रहे थे। बैल चाहता था कि वो अपनी पत्नी को पूरा आराम दे और उसका बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त बाहर आए। एक दिन बैल अपने घर की तरफ आ रहा था। उसे उस दिन भी कोई काम नहीं मिला। कई दिनों से वो काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है। अरे अरे अरे, मेरा पैर, कोई है। बैल आवाज लगाकर मदद के लिए पुकारने लगता है। तभी तेज बारिश हो जाती है और बैल को निकालने के लिए कोई वहां पर नहीं पहुंचता। बैल वहीं पर दम तोड़ देता है। गाय अपने पति को ढूंढती ढूंढती बारिश के मौसम में वहां पहुंचती है और अपने पति को मरा हुआ पाती है। गाय जोर जोर से रोने लगती है। अब हमारा क्या होगा? मैं अपने बच्चे को अकेले कैसे पालूंगी? बारिश रुक जाती है। सबकी मदद लेकर जैसे तैसे गाय बैल का अंतिम संस्कार कर देती है। अरे भगवान, ये कैसी विपदा मुझ पर आ गई है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हे भगवान। तभी उससे मिलने के लिए उसकी सहेली हिरन वहां पर आती है। हिरन गाय से कहती है, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारे पति अब नहीं रहे, मगर गाय, तुम्हें तो इतनी बड़ी संघर्ष की लड़ाई को लड़ना है। अपने आप को संभालो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बीज लेकर आई हूँ। मैं भी तो खेती करती हूँ। मैं भी तो अकेली हूँ। मेरे पति 5 साल पहले गुजर गए। अपने बच्चों को अकेले पालती हूँ। ये बीज इसलिए लाई हूँ ताकि तुम भी खेती करके अपना और अपने बेटे का जीवन आसान कर सको। गाय जैसे तैसे अपने मन को मनाती है और हिरन का शुक्रिया अदा करती है। दिन रात मेहनत करती है और पूरी फसल खड़ी कर देती है। सारे बीज बोने के बाद बहुत अच्छी फसल हो जाती है। एक दिन उसका बच्चा भी दुनिया में आ जाता है। दोनों सहेलियां बड़े प्यार से रहती हैं। हिरन गाय की मदद करती है और गाय हिरन की। एक दिन गाय हिरन से कहती है, बहन, तुमने ऐसे समय में मेरी मदद की जब मेरे पास कोई नहीं था। किसी के आगे भीख मांगने से पहले ही तुमने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे इस योग्य बना दिया कि मैं अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। तुम मेरी सच्ची मित्र हो। आओ, मेरे गले लग जाओ। दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। मूर्ख राजा और शेर। एक बहुत बड़े राज्य में एक बहुत बड़ा राजा अपनी रानी और प्रजा के साथ रहा करता था। राजा यूं तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसे हर समय अपनी तारीफ करने की और शेखियां मारने की बहुत बुरी आदत थी। राजा यूं तो काफी शक्तिशाली था, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर उसे हर बात को बढ़ चढ़ कर बताना बहुत पसंद था। इस बात से राजा की अपनी पत्नी महारानी भी परेशान हो चुकी थी। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, ओहो, ये सूरज भी ना सुबह सुबह इतनी गर्मी हो जाती है। चलो आंगन में घूमते हैं, नहीं तो इस सूरज का कुछ करना पड़ेगा। रानी जोर जोर से हंसने लगती है। आप भी ना सूरज क्या क्या करोगे?
चलो ये अच्छा है कि आंगन में घूम लेते हैं। राजा और रानी आंगन में सैर करने लगते हैं। इतनी देर में रानी कुछ पक्षियों को दाना देने लगती है। दाना देने के दौरान एक पक्षी उन्हें घायल कर देता है और उनके हाथ पर चोट लग जाती है। अरे, मैं तो दाना खिला रही थी और इस पक्षी ने मुझे ही घायल कर दिया। राजा को इस बात से बहुत गुस्सा आया। इसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं। राजा बहुत दूर तक उस पक्षी का पीछा करता है, लेकिन पक्षी उनके हाथ ही नहीं आता। रानी हंसने लगती है। बस करो, बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, एक पक्षी भी नहीं पकड़ पाए मेरे लिए। राजा को इस बात का बहुत बुरा लगता है। महारानी, तुम मेरा अपमान कर रही हो। माफ कीजिए महाराज, मैं तो मजाक कर रही थी, मगर मैं सच में चाहती हूँ कि मैं देखूं तो सही कि आप कितने बलवान हैं। हो सके तो एक ऐसा पक्षी जिसने मुझे घायल किया है उसे आप दंड दें, ये कोई बड़ी बात नहीं। राजा नाराज हो जाता है और जंगल की तरफ शिकार करने लग जाता है और जाते जाते अपनी रानी से कहता है, तुम एक पक्षी की बात करती हो? मैं आज तुम्हारे सामने एक शेर लेकर आऊंगा, शेर की खाल दूंगा तुम्हें। राजा अपनी सेना के साथ जंगल की तरफ जाता है और वहाँ पर शेर का शिकार करने की ठान लेता है, मगर बहुत दूर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें शेर नहीं मिलता। तभी सेनापति राजा से कहता है, महाराज, आप महल में वापस चलिए, लगता है शेर जंगल में मौजूद ही नहीं है। चुप रहो मंत्री, हम इस तरह हार मारने वाले नहीं। आज हमने रानी से वादा किया है कि आज हम शेर की खाल लेकर ही घर पहुंचेंगे। अभी राजा ऐसी बातें कर ही रहा था कि शेर वहाँ पर आक्रमण कर देता है। राजा की जान बाल बाल बचती है। सेनापति बहुत हिम्मत वाला था, उसने तुरंत शेर को मार डाला और राजा से कहा, महाराज, आपकी जान बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा, मगर यहाँ आसपास और कोई नहीं है और मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। आप महल में यही कहिएगा कि ये शिकार आपने किया है। महामंत्री ने अपनी ईमानदारी दिखाई और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो कुछ हद से ज्यादा ही अपनी तारीफ करता है। राजा महारानी के लिए शेर की खाल ले जाता है। सभी उनकी बहुत तारीफ करते हैं, मगर उस दिन के बाद से राजा ने अपनी तारीफ के कसीदे पढ़ने बंद कर दिए।